वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, हम और सेगमेंट के बाद एक और सेगमेंट के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मावन खुसूसी वीर जी कोहली और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम मोहसिन जी टी ए के रहनुमा। मैं आप लोग खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? जिस तरह से आपने देखा अभी कुछ रोज़ पहले एक नन्ही बच्ची माहाम उसको बेदर्दी से ज़्यादती के बाद कत्ल का निशाना बनाया गया और उसकी लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई। तो इस पे हमारे नाहिद सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई वहाँ पे अभी तक वहाँ पे कोई पहुँचा है और उनके जो कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये बात जो दूसरी आपने कही वो नहीं पहुंचा, ये बात गलत है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो उनके वालिदैन के साथ हम ताज़ियत करते हैं, उसमें दुख में बराबर के शरीक हम सब बच्चियों वाले हैं। और दूसरी बात ये कि ये हुआ है तीसरे दिन, आज तीसरा दिन है। तो वहाँ हाँ, तो एक दिन उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ शाम को बच्ची गायब हो गई। तो उसी वक्त में पता चल गया था कि एक बच्ची मिसिंग हो गई है किसी घर से। तो अगले दिन जो है वो सुबह इसकी डेड बॉडी मिली है सुबह में। तो कल सुबह बॉडी मिली है, उसके बाद कल शाम तक और आज सुबह तक 24 घंटे गुजर गए और कोई वहाँ पर कोई अपडेट नहीं आई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और वालिदैन से जब हमने रब्ता किया, मैंने खुद उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि भाई जो एसएचओ है उनका रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। फिर हमने अभी 1 घंटा पहले जब हम सीएम हाउस में बैठे थे तो उस वक्त मैंने वहाँ से एसएसपी के कंसर्न और डीआईजी से मैंने बात की, तो उनको फौरी तौर पे उसको हटा के एसएचओ को सस्पेंड किया है और फिर नया एसएचओ लगाया है। और अच्छा। हाँ, और ये अभी 1 घंटे पहले की बात मैं आपको बताऊं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं सो नहीं रहे। अब कोविड की वजह से हम सुबह से मीटिंग्स में थे और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि हम मुसलसल उनसे राब्ते में हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि उस बच्ची के कातिल को, उस दरिंदे को बख्श करें या छोड़ दें। उससे कोई रियायत नहीं होगी, उसको हर सूरत में गिरफ्तारी होगी। अगले कुछ घंटों में आप देखेंगे इसमें कोई नई डेवलपमेंट आ जाएगी। अच्छा, लेकिन वो बच्ची कल नहीं परसों लापता हुई थी और परसों रात में ही 4:30 बजे उसकी लाश जो है कचरा कुंडी से मिली है। हाँ, एक दिन पहले वो लापता हुई, एक रात गुजर जाने के बाद अगले दिन उसकी डेड बॉडी उसके घर के बराबर में कहीं मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये अलमनाक वाक़या है और इस तरह के जो वाक़यात हैं आजकल ज़ाहिर है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। एक वाक़या और हुआ था, तो उसमें जब हमें पता चला, इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि उसका सका चाचा अपनी भतीजी मासूम 6-7 साल की बच्ची। तो इस तरह की देखो, अब ये समाज के अंदर भी इस तरह का जो चीज़ें आई हैं। अब गवर्नमेंट के, अब बच्ची एक अपने बेडरूम के अंदर सो रही है, उसके वालिदैन कहीं और गए हुए हैं और पीछे उसका चाचा है उसके घर में मौजूद है। अब सिंध गवर्नमेंट उसके बेडरूम के अंदर तो पुलिस वाला तैनात नहीं कर सकती ना। तो ये फैमिली के ऊपर भी और जो हमारे समाज के जो भी फ़र्द हैं उन सब के ऊपर भी ये इस तरह का जो वाक़यात होते हैं। अब बंदा किधर जाए, किधर। अब सांगड़ में एक वाक़या हुआ, उसमें एक सक्का भाई है, सक्का भाई, उसने अपनी बहन के साथ ज्यादती कर उसको कत्ल कर दिया। तो अब ये घर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ ये बात सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक की नहीं है। अब वाक़या हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेती है, फिर बंदा पकड़ा जाता है, फिर वो जेल में चला जाता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के अंदर इस तरह की अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और जो समाज के फ़र्द हैं, हम सब जो लोग हैं समाज का हिस्सा हैं, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन के साथ हो, हम सब पर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज के अंदर इस तरह की अवेयरनेस फैलाएं कि लोगों को, बच्चियों को किस तरह महफूज किया जाए। अच्छा वीर जी, क्योंकि ज़ाहिर है आप काफ़ी काम करते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मैं बात करूँ, इससे पहले ज़ैनब का वाक़या पेश आया और कराची में इस तरह की काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन और अभी कौरंगी नंबर 5 से एक बच्ची और मिसिंग है। तो ये वाक़यात कब तक चलते रहेंगे? आप कहते हैं हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ टीवी के हद तक ही क्यों होता है? नहीं, देखें, अवेयरनेस हो रही है, मुख्तलिफ चैनल से हो रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जो एक्टिविटीज़ हमारी होती थी, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते थे। खुद मेरे जो डिपार्टमेंट है महकमा इंसानी हकूक़, उसमें भी 3 तरह के हमारे पास अवेयरनेस कैंपेन चलती थी, हेल्पलाइन चलती थी, सारा कुछ। हेल्पलाइन तो खैर चल रही है, कंप्लेंट सेंटर वगैरह, लेकिन जो अवेयरनेस सेशन थे, प्रोग्राम थे, वो सारे कोविड की वजह से जब सस्पेंड हुए तो उसके बाद कोविड, फिर ये लॉकडाउन आ गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम जैसे प्रोग्राम्स करना, फिर लोगों को हुजूम इकट्ठे करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से। तो अब हमारे पास जो चैनल है ना, वो जो अवेयरनेस का चैनल वो एक ही रह जाता है, या फिर टीवी चैनल के थ्रू करें या सोशल मीडिया के थ्रू करें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन यह है कि पब्लिक गैदरिंग्स या पब्लिक जो अवेयरनेस वगैरह जो चल रही थी वो इस वक्त मुअत्तल हैं। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? देखें, इस तरह के वाक़यातों में काफ़ी इजाफा हो रहा है और मैं आपको एक चीज़ की निशानदेही कराऊँ कि रिसेंटली अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हाला ओल्ड में एक वाक़या हुआ है कि एक
बाप अपनी बेटी का रेप करता आ रहा था पिछले 1-2 सालों से, फिर उन्हें पता चला, उनके भाइयों को पता चला, फिर उनके भाइयों ने भी इस बात को छुपाने के लिए फिर उनके 2 चचाओं ने उस लड़की का रेप किया एंड अभी वो तीनों अभी हाला जेल में अरेस्टेड है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, अगर आपके निशानदेही से ये ना गुजरा हो तो मैं इस चीज़ की निशानदेही कर लूँ। तो इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें अब इस चीज़ में ना तो फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना सिंध गवर्नमेंट, ठीक है एक्शन लें, पर अगर आप मुझे बताएं कोई वालिद, अगर कोई बच्ची 13-14 साल की बच्ची अपने वालिद और चचा से, या जैसे इन्होंने कहा कि एक भाई ने बहन का क्या भाई के हाथों अगर सेफ लड़की नहीं है तो फिर मुआशरे में मुझे आप बताएं कहाँ वो सेफ लड़की फील करेगी या कहाँ पे उनकी हिफाजत होगी। अब घर के अंदर तो सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं है वहाँ पे सिपाही खड़े कर दें या कोई कोर्ट एक्शन लें। अब हमें एक पॉजिटिव सोच की तरफ जाना पड़ेगा और उसका यही हल है कि लोगों में अवेयरनेस हो और लड़कियों में भी इस चीज़ की एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है कि उनको पता चले कि क्या ठीक है क्या गलत है, ताकि वो ठीक अंदाज से अपने आप का दिफा कर सके और डिफेंड कर सके। और इस सोच को हम क्या कह सकते हैं कि मतलब अगर कोई वालिद अपनी बेटी पे हाथ डाल रहा है, या कोई भाई अपनी बेटी पे हाथ डाल रहा है, या कोई चचा भी बाप की समा होता है, मैं समझता हूँ चचा अपनी भतीजी पे हाथ डाल रहा है, तो इस पे अफसोस का मकाम है। इस पर क्या कर सकते हैं? बाकी गवर्नमेंट ये कर सकती हैं ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाएं ताकि फिर और लोग इस पे एक्शन ना लें, इस तरह के अमल को ना दोहराने से कतराएं। बाकी फिर कोर्ट्स भी इंटरवीन करती हैं। गवर्नमेंट्स के पास भी इतने अख्तियार तो नहीं है कि अगर ऐसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को पकड़ा जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट दूसरे दिन उसको फांसी पे तो नहीं लटका सकती, वो फिर कोर्ट्स का काम है। तो अदालतों को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि फिल फोर एक्शन हो ताकि इबरत का निशान बने। और ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह से हमारा दीन कहता है कि इस तरह के लोगों को खुलेआम संसार किया जाए, उनको पे कोड़े मारे जाए, तो मतलब ये हमारा इस तरह की क्यों नहीं कानून जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखें मज़ाहब के अंदर जो है उसमें और जो रियासत के अंदर कानून लागू होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पर हमें चलना पड़ेगा जो हमारी रियासत के अंदर कानून जो अभी तक चल रहा है। जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात होता है वो सिंध गवर्नमेंट या कोई भी किसी भी सूबे गवर्नमेंट वो अपनी पुलिस के साथ मिलकर उसका काम है कि सारी जो भी कंप्लेंट जो भी वाक़या हुआ उसकी पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के अंदर पेश कर देना। अब आगे सज़ा किस तरह देनी है, क्या सज़ा देनी है, वो कानून को देखकर कोर्ट ने देनी है। हमारा काम है 14 दिन हमारे पास होते हैं, सीआरपीसी के अंदर क्लियर है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है उसमें 14 दिन आपके पास पुलिस के पास 14 दिन होते हैं। तो हर केस को 14 दिन के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेट करके अपने कोर्ट के अंदर सबमिट कर देना है। ठीक है, सही है। फिर कोर्ट जो है जुडिशियल पॉलिसी तो ये है कि विदिन 6 मंथ जो है वो केस को वाइंड अप करना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कई सालों से 15-15, 20-20 सालों से केस पड़े हुए हैं पेंडिंग। और 15 साल के बाद एक बंदा है जो अपने पूरा जोबन पूरी 18-15 साल जेल में गुजार दे और फिर कोर्ट सगोरी कहे कि भाई आप बाइज्जत बरी हैं, तो वो कहेगा, बंदा सोचे कि यार जो 15 साल में बेकसूर था और मेरा कोई कसूर नहीं था, जो 15 साल मैंने जो गुजार दिए उसको कौन वापस ला कर देगा। तो उसकी ज़िंदगी के 15-15 साल गुजर जाते हैं। तो ये जुडिशरी को भी थोड़ा मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है। मैं खुद वकील हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उस पर भी थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, उसको भी थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है कि ऐसे नहीं हो कि बंदे या तो अगर जिसको इंसाफ जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए उसमें डिले हो रहा है और जो बेकसूर है उसमें भी डिले हो रहा है। तो दोनों तरफ से जो एक कातिल है, जो मुजरिम है, उसको सज़ा मिलने में देर होती है और जो बेकसूर है वो बेगुनाह जेल के अंदर होता है। दोनों तरफ से नुकसान। और अगर उन्हें सज़ा हो जाती है उसके बाद और वो मतलब जमानत पे बाहर आते हैं तो विक्ट्री का निशान बना के निकल जाते हैं। देखो ना, जैसे वो जलसा करके कोई पॉलिटिकल लीडर बन के आया हो, तो ये तो खैर रवैया है, समाज का रवैया है, ये इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून को अभी मॉडल कोर्ट बनी है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन और भी हमारी जुडिशरी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर और ज़्यादा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों केस पेंडिंग है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो जिनको रिफॉर्म करना चाहिए वो डैम बनाने में मसरूफ़ हैं, तो वो जो अपने काम है उनको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए, इसमें रिफॉर्म लाने चाहिए ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। आप मैं बताऊं कि मोबाइल मार्केट कराची के अंदर एक बच्चा पकड़ा जाता है मोबाइल की चोरी में। अब मोबाइल कितने का होगा, क्योंकि वो शोकेस पे जो फ्रंट पे रखते हैं वो हल्के वाले सस्ते वाले रखते हैं, 8-10 हज़ार 15 वाला, महंगे आईफोन तो पीछे रख देते हैं ना उसके अंदर। तो वो बच्चा एक लेकर भागता है, उसको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसको मार के कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद भी वो उनको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, फिर उसको जिंदा जो डेड बॉडी है उसको जलाते हैं।
तो वो ये जो पहली बात, ये जो शिद्दत, ये वहशत जो हमारे अंदर आई है वो क्यों आई है, एक वो अलग मैटर है, लेकिन मायूसी भी उसमें है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर कोर्ट में जाएगा तो छूट जाएगा, क्या होगा, या फिर डिले हो जाएगा, फिर लंबा प्रोसेस चला जाएगा, लेंथी प्रोसेस। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसमें रिफॉर्म लाया जाए ताकि जल्दी केस जो है उसको फैसला हो सके। ठीक है जी, जिस तरह से आपने देखा अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो है पीटीआई ने विन किया, और इसी तरह और भी जो है पीटीआई हमेशा ही अपने उनके ही झंडे गड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें कराची में, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की, तो पीटीआई का झंडा अभी इस वक्त काफ़ी बुलंद है। तो इस बारे से मैं चाहूँगी कि आप क्या कहेंगे, जिस तरह से पीटीआई कहती है अभी कि हम जो है सिंध में भी अपनी ही जो है मतलब गवर्नमेंट लेकर आएंगे। जी, आप मुझसे सवाल करेंगे? जी, आपसे कर रही हूँ। अच्छा, देखें, पीटीआई एक पार्टी है, पहली बात तो हम कोलिजन पार्टनर्स हैं, लेकिन मेरा पीटीआई से डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है। बाकी हाँ, एक पार्टी है, कोई भी पार्टी चाहेगी कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। उन्होंने केपीके में उनकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में कोलिजन उनकी गवर्नमेंट है, अब पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, वफाक में उनकी गवर्नमेंट है, उसके बाद लास्ट ईयर उन्होंने गिलगित में अपनी गवर्नमेंट बनाई है, अब आज़ाद कश्मीर में। तो अब फोकस उनका सिंध है क्योंकि सिंध रहता है, पर सिंध में गवर्नमेंट, सिंध के थोड़े डायनामिक्स में समझता हूँ थोड़े मुख्तलिफ हैं, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो परफॉर्मेंस पे जोर दें। बार बार हम मीटिंग्स में भी इस चीज़ का इज़हार करते आ रहे हैं कि इस परफॉर्मेंस के साथ सिंध में हुकूमत तो क्या, सिंध में हम कम्पीट करने की पोजीशन में भी नहीं रहेंगी अनटिल एंड अनलेस हम परफॉर्मेंस पे फोकस दें, आवाम को रिलीफ दें। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब लास्ट टाइम सखर आए थे, 440 अरब रुपए का अनाउंसमेंट करके गए, और लास्ट ईयर जो 1100 अरब रुपए का उन्होंने अनाउंस किया था कराची में, पहले उस चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फिर एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, फिर ही हम आवाम को कायल करने की पोजीशन में आएंगे। बाकी इस अंदाज से और बातें करने से तो कुछ मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है। बाकी देखें, लेट्स सी क्या होता है। बाकी हर पार्टी को अख्तियार है, अब जैसे PMLN वाले चाहते हैं कि वफाक में गवर्नमेंट बने, पीपल्स पार्टी वाले चाह रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत बने, तैसे PTI वाले चाह रहे हैं कि सिंध में हुकूमत बने। वो हर पार्टी का एक राइट है, और मैं हर पार्टी को अपनी बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ काम करना चाहिए। अच्छा, आप सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से तो हम मुतमईन नहीं हैं। बाकी मसला है कि हम हैं कोलिजन पार्टनर्स फेडरल गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि हमें रोल मॉडल बनना चाहिए। मेरी आदत नहीं है गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब जैसे सिंध गवर्नमेंट के कुछ काम है, मैं ओपनली, हालांकि हम अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, लेकिन ओपनली मैं कहता हूँ NICT इनका बेहतर काम है, गम्बट इंस्टीट्यूट इनका बेहतर काम है। पहले लोग ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया जाते थे, अब यहीं पे करवा रहे हैं। लेकिन और भी मसाइल हैं, जैसे करप्शन एक बड़ा मसला है सिंध गवर्नमेंट का, और भी बहुत सारे मसले हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट को, हम क्योंकि कोलिजन पार्टनर्स फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट को एक रोल मॉडल बनना चाहिए। और जहां पे फेडरल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में करप्शन है, जैसे रिंग रोड का स्कैंडल हुआ, उस पर हमें एक रोल मॉडल बनना चाहिए। फिर हम क्रिटिसाइज करें तो वो क्रिटिसाइज वजनायता भी होगा, और हम समझते हैं कि उसमें क्रिटिसिज्म में वजन भी होगा, और लोग हमें सुनने के लिए कायल भी होंगे। एक तरफ हम ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ हम नीचे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एक तजाद हो जाएगा। ठीक है जी, वीर जी गोली साहब, आप क्या किस तरह से देख रहे हैं? अगर जिस तरह से PTI कहती है कि हम सिंध में, अब जिस तरह से हमने कहा आज़ाद कश्मीर हो गया, पंजाब, और इसके बाद हम सिंध में अपनी हुकूमत बनाने चाह रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? देखें, किसी की ख्वाहिश और किसी की मर्जी पर तो कहीं कोई हुकूमत नहीं बनती है, इसका फैसला आवाम ने करना है। तो ये बात करना ही गलत है, गैर कानूनी और गैर आईनी बात है कि मैं बनाऊंगा। तुम कैसे बनाओगे? बनाना तो आवाम का काम है। तो आप आ जाएं मैदान में, हर दफ़ा आते हैं, कोई नई बात नहीं है, हर दफ़ा आए। थरपारकर से लेकर कराची तक आप ज़िमनी इलेक्शनें भी हारे हैं, और बुरी तरह हारे हैं। और आजकल जो आपने एक नई कमेटी जो गैर कानूनी तौर, गैर आइनी तौर पे सिंध अफेयर्स, पंजाब अफेयर्स कहीं आपने सुना, कहीं बलूचिस्तान अफेयर सुना, कभी खैबर पख्तूनख्वा अफेयर सुना, लेकिन सिंध अफेयर बना के आपने गैर आइनी तौर पर एक नई चीज़ है। तो ये मैं समझता हूँ, या फिर वज़ीर आज़म का खड़ा होकर ये कहना कि सिंध हमारे पास नहीं है, व्हाट डू यू मीन कि आपके पास नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, वहाँ खड़े होकर आप कहते हो, अब सिंध के अंदर कोई वाक़या होता है तो आप IG पंजाब को डायरेक्शन देते हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन करके बताइए, क्या मतलब है? तो आप जो वज़ीर आज़म है उसको ये सूट नहीं करता कि आप वज़ीर आज़म खड़ा होके, जो मुल्क के 4 सूबे हैं और वो सूबों से मिलकर एक वफाक बनता है। इत्तेफाक से अगर किसी सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वज़ीर आज़म का सूबे से ताल्लुक नहीं है, या वज़ीर आज़म इस लहजे में बात करें, या वज़ीर आज़म आइन से बालातर होके, आइन को तोड़ के, आइन के जो है वो खिलाफ जो है आप कोई काम करें, कोई एक्शन लें, कोई कमेटी बनाएं। अब यहाँ
अगर अब देखा आपने इस्लामाबाद का जो हाल है पिछले 2-3 दिन जी से, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर कराची किसी सड़क पे आता है तो ठारे की अगले बयान आ जाता है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो अब मैं पता नहीं इस्लामाबाद को किसके हवाले कर दें। तो ये जो रवैया है, ये जो तासुब परस्ती है, ये ख़त्म करके इनको, अगर इनको शौक है तो जब हर दफ़ा आते हैं कोई नई बात थोड़ी है। तो आप इलेक्शन में आए ना, अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं, आप यहाँ खड़े होकर आप एक मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं और वो पार्लियामेंट निज़ाम को आप हेड करते हैं। आप एक पार्लियामेंट है जिसके आप हाउस लीडर ऑफ हाउस हैं, तो आप लीडर ऑफ हाउस खड़ा होके गैर पार्लियामेंटी जबान इस्तेमाल करे और कहे कि मैं सिंध में हुकूमत, तुम कैसे बनाओगे? तुम डिक्टेटर थोड़ी हो। तुम आ जाओ मैदान में, आवाम का राइट है, किसने क्या डिलीवर किया, किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, इसका पैमाना भी सिर्फ और सिर्फ आवाम है। हम जाएंगे मैदान में, आवाम के पास जाएंगे और फिर आवाम को अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो हमें वोट दे देंगे, और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी आप आ जाए मैदान में, और आपको अगर आवाम पसंद करती है, आपकी पॉलिसी को पसंद करती है, आपको वोट दे देंगे। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है, आप हर दफा आते हैं। इससे पहले क्या जो 2018 का इलेक्शन था उसमें पीटीआई वाले नहीं थे, जीटीआई वाले नहीं थे, सब लोग थे। तो भाई जिसको अवाम ने चुना है आप उसकी रेस्पेक्ट करें। ठीक है जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से रोटी कपड़ा और मकान, जो कि पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, उन्होंने सिंध के अवाम को क्या दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहे। पीपल्स पार्टी का मंशूर है, उन्होंने सिंध के अवाम को इस मंशूर के हवाले से क्या क्या चीज़ें दी हैं, जिस तरह से रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अगर मैं आज बात करूं बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी की शरह आपके सामने, स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ चुका है, इसमें पीपल्स पार्टी अपना क्या किरदार अदा कर रही है। मैं चाहूँगी वीर जी कोहली से इस हवाले से हम बात करें। जी वीर साहब। देखें, बहुत सारे प्रोग्राम हैं और सच आप पूछेंगे तो मैं जिस इलाके में हूँ, मैं आपको सिर्फ एक इलाके का बताऊं, ये ओवरऑल पूरे सिंध का हाल वही है कि हमारे पास एक वक्त था, मेरे गांव में 60-70 फुट पे कुएं में पानी था और वहाँ से हम भरते थे, और वो पानी ऐसा था कि अगर हैदराबाद, कराची या बाहर से कोई बंदा आए, उनको अगर हम पिलाएं तो उनको मोशन लग जाते थे, ऐसा पानी था, वो लोग पीते थे वहाँ पे। उसके बाद पिछले 10 सालों में वहाँ पर नगर पार्कर जो कारूंजर बहुत बड़ा पहाड़ है, उससे बहुत ज़्यादा पानी चारों तरफ से बहता था और सीधा रनकच्छ में चला जाता था, उसके अंदर, समुद्र के अंदर। पिछले 10 सालों में वहाँ पर 32 डैम बने हैं, कारूंजर के चारों तरफ से 32 डैम बने हैं। उसके 2 फायदे हुए हैं। एक तो ये कि वो जो वाटर लेवल 60-70-80 फुट पे था, वो भी हम 25-30 फुट पे पानी है कुएं के अंदर, तमाम चारों पूरे एरिया के अंदर। और दूसरा ये कि जो कड़वा पानी था, जो पीने के लायक नहीं था, वो पानी ऐसा हो गया कि आप मिनरल वाटर जैसा पानी हो गया। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि वहाँ पर जो डैम है उसके नीचे सारा जो ज़मीनें हैं वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। इसी तरह अभी भाई ने बताया जैसे हॉस्पिटल्स बहुत सारा ज़ोरदार बने हैं, और इस तरह के रोड आप देखें, पूरे स्ट्रक्चर बने हैं। आप सांगड़ डिस्ट्रिक्ट घूम लें, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट घूम लें। यहाँ से एक वक्त था हम अपने गाँव नगर पार्कर जाते थे, थरपारकर यहाँ से तो 8-8, 10-10 घंटे लगते थे। इस वक्त आप यहाँ से ठट्टा और बदीन और नगर पार्कर जाएँ तो आप 3.5-4 घंटे में पहुँच जाते। तो ये जो रोड स्ट्रक्चर पूरे बने हैं और ये हॉस्पिटल्स बने हैं, ये डैम बने हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए ज़ाहिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे असर पड़ता है। अच्छा, वो डैम होने का क्या फ़ायदा? मैं चाहूँगी मखदूम साहब आप भी बताएं। सोर्स ऑफ इनकम बनता है ना लोगों का। क्योंकि अब हाला से आपका ताल्लुक है, तो हाला में क्या अभी मतलब साफ पानी है वहाँ पे, आवाम जो है मुतमईन है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से? देखिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे बड़ा मसला है करप्शन। ठीक है। रोड रास्ते ठीक है, मैं नहीं कहता, मुझे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का नहीं पता। वीजी साहब कह रहे हैं जैसे सांगड़, थरपारकर होता होगा काम, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में रोड्स डेवलपमेंट्स कागज़ों में बनते हैं और अमलन कुछ नहीं होता। हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। सेकंड थिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इतनी नाअहली है कि पिछले 6 महीने से ना मुख्तियारकार पोस्टेड है, और दूसरी चीज़ जो भी तकर्रियाँ और तबादले होते हैं वो सारे पैसों के एवज़ होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। अभी भी आप देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि मेरे बिटशा में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे एक माइनॉरिटी से वाबस्ता एक दीवान थे, उनको अगवा किया गया। फिर अभी वो पैसे देकर वो बाजियाब हुए हैं। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा, मैं पहले दिन वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे तो कोई ना कोई पहुँचता है ना कोई कारकर्दगी है। हालांकि आप एक मुझे बताएं, ठीक एक मिनॉरिटी वाले लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादातर मिनॉरिटी से जो वाबस्ता लोग हैं वो पॉलिटिकली हमसे एफिलिएटेड हैं। तो वहाँ पे वो एक आप मुझे बताएं कहाँ का इंसाफ है कि एक इज़्ज़तदार शहरी हो,
सारी ज़िंदगी अपनी एक जमा पूंजी कलेक्ट करे और फिर उसको कोई अगवा 2-4 लोफर उसको अगवा करके ले जाएं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी सारी जमा पूंजी उनको दे दे और फिर आज़ाद हो जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आजकल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं है। अभी आप मेरे डिस्ट्रिक्ट को तो आप छोड़ दें, उसके अलावा आप गोरख में आपने एक रोड देखा होगा, उसकी सोशल मीडिया पे आपको एक पिक्चर नज़र आई होगी कि किस तरह का मटेरियल बनाया गया। तो सबसे बड़ा मसला करप्शन है। कुछ प्रोजेक्ट्स इनके बेहतर भी हैं लेकिन इनको करप्शन पे काम करने की ज़रूरत है, और वो काम सिर्फ इनको नहीं, मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान का सिर्फ सिंध का नहीं, पाकिस्तान का मसला करप्शन है। जिस मुल्क में अगर आप प्रेसिडेंट से लेकर एक पियोन तक और अवाम तक एक करप्ट सिस्टम में सब हर कोई घुला हुआ हो, हर कोई करप्ट हो, तो वहाँ पे बेहतरी आसानी से तो नहीं आएगी। चाइना के प्रेसिडेंट ने एक कॉलम लिखा अभी रिसेंटली, उन्होंने लिखा कि लोग हमसे हमारी तरक्की का राज पूछते हैं। तरक्की का राज ये है कि पिछले 300 सालों में हमने 500 से ज़ायद वुज़रा को हमने सजाएं दी हैं, करप्ट वुज़राओं को करप्शन पे हमने सजाएं दी हैं। फिर आज वो एक रोल मॉडल है। अब जैसे कहते हैं कि कोविड था तो उसमें कहते हैं कि कोविड के बाद ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अस्पतालें बनाई, उन्होंने एक चेंज लाए। आखिर क्या चाइना कोविड पे कंट्रोल कर गया, चाइना डेवलपमेंट्स में कंट्रोल कर जाता है, चाइना हर चीज़ में आगे, चाइना अमेरिका से कम्पीट कर रहा है। ये क्या है जो आजकल आज देखें कि चाइनीज़ वैक्सीन मैं समझता हूँ सबसे सेफ वैक्सीन है। साइनोवेक, मैंने खुद साइनोवेक करवाई है, मैं मॉडर्ना भी करवा सकता था, मैं फाइजर भी करवा सकता था, लेकिन आप देख लें इजीली ऐसा नहीं है कि ये फाइजर या मॉडर्ना अवेलेबल नहीं थी। जिन लोगों के भी वैलिड यूके के वीज़ाज लगे हुए हैं, यूएस के वीज़ाज लगे हुए हैं, वो जाके जेरीज पे जाके करवा सकते हैं वीज़ा वैक्सीन। लेकिन चाइना की वैक्सीन को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? इसलिए कि वो काम कर रहे हैं, वो कम्पीट कर रहे हैं, वो अमेरिका से कम्पीट कर रहे हैं, और वो इसलिए कम्पीट कर रहे हैं कि वो करप्ट लोगों को सजाएं देते हैं। यहाँ पे करप्ट लोगों को सजाएं नहीं देते और जो लोग काम करते हैं उनको आगे नहीं आने देते। यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला है, और जब तक इस चीज़ पे मसला नहीं हो, कंट्रोल नहीं होगा, हम बेहतरी के हल की तरफ नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से अभी इन्होंने जिक्र किया करप्शन का, तो ये करप्शन कब तक चलती रहेगी अगर आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को जो है इस करप्शन से बाहर नहीं निकालेंगे? ज़ाहिर है जो एक पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा मकान, जब हम इस करप्शन से बाहर निकलेंगे तो आप अपने मंशूर को पूरा करेंगे। देखें, ये जो करप्शन जिस तरह की सोसाइटी के अंदर है, समाज के अंदर है, तो ये कोई एक गवर्नमेंट का या उसका इशू नहीं है। ये एक तो सोसाइटी का इशू है, दूसरा स्टेट का इशू है। ऐसा नहीं है कि कराची में करप्शन हो रही हो और सक्खर में ना हो रही हो, लाड़काने में ना हो रही हो, पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद में ना हो रही हो। मैं ये समझता हूँ कि ऐद शहरी हमें भी ये देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं सड़क पे गुजर रहे हैं और सिग्नल है सामने, लाइट जल रही है, तो वहाँ पर हम उसको तोड़ के निकलते हैं, और जो सिपाही वहाँ खड़ा होता है वो अगर 150 रुपये लेके में छोड़ देता है तो हम उसको अच्छा समझते हैं, बुरा नहीं समझते। अगर वो हमारा चालान काट देता है तो आप अपना मीडिया का रूप दिखाएंगे, हम अपना पावर दिखाएंगे, कह रहा है तू मुझे जानता है, तू मुझे रोक कैसे सकता है। अच्छा। ये जो हमारा रवैया है समाज का, जब तक समाज का रवैया ठीक नहीं होता ना, मैं ये किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि इस समाज के अंदर यहाँ से बंदा अगर जन्नत में भी लगेगा ना तो पूरी जन्नत भर जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, जो इस समाज के अंदर जो चीज़ें आ गई हैं कि वो जो किसी ने एक कॉलम मैंने पढ़ा तो उसमें बड़ी मज़ेदार उसने बात लिखी कि मैं केला लेने गया ठेले पे, तो वो केले वाला कह रहा था कि देखो कितनी महंगाई हो गई, हुक्मरान चोर हैं, फलाना चोर हैं, सब लुटेरे हैं, खा गए फलाना। मैंने 2 दर्जन केले लिए तो उसमें जब घर पहुंचा तो उसमें आधे ख़राब थे। तो ये जो करप्शन है वो हमारे माइंड में बैठ गया, इस तरह बैठ गया कि उसके तो आजकल जो है ना वो मुकद्दस नाम आ गए हैं। तो किसी ज़माने में करप्शन जो है उसको बुरा समझा जाता था, आज जो करप्शन है वो मिठाई है, वो मजदूरी है, वो खर्ची है, वो मिठाई है, वो मजदूरी है। तो वो आगे से जहाँ भी कोई भी चीज़ होती है तो वो कहता है। लेकिन देखो, जब वो ये चीज़ 2 तरह की चीज़ें, क्या कहीं करप्शन की कोई कंप्लेन करता है? नहीं। अब हमें क्या पता, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा महकमा है इंसानी हकूक़ का, अब मेरे ऑफिस मिसाल सक्खर में ऑफिस है या कहीं और थरपारकर में ऑफिस है। अब थरपारकर में मेरे ऑफिस के अंदर क्या आ रहा है वो कंप्लेन नहीं करते, यूज्ड टू हो गए हम सब लोग, और हम सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमारे पास जो ज़्यादा काम आता है ना वो यही आता है कि मेरे बेटे की सिफारिश लगवा दो, उसकी प्रमोशन करवा दो, 2 पैसे ले लो, प्रमोशन करवा दो। ये जो हमारा माइंड सेट है समाज का, जब तक समाज का माइंड सेट ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी हुकूमत, आज पीपल्स पार्टी की है, किसी और इलाके में किसी और की हुकूमत है, लेकिन जब तक सोसाइटी का माइंड सेट ठीक नहीं होगा, यहाँ पर तो हमने बड़े बड़े चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे वो किसी और ऑफिसर लगे हों, हमने देखा है कि वो किस तरह डिमांड करते हैं, क्या क्या डिमांड करते हैं, हमारे पास भी आते हैं और किस तरह की डिमांड करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई इदारा महफूज है, चाहे वो जुडिशरी हो,
चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों, हमारे समाज के अंदर जब करप्शन होती है तो फिर हमारा समाज का बंदा उठ के कहीं भी जाएगा, उसका रवैया वही होगा, रवैया चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हम किसी डायरेक्ट सही सिमत पे जाएंगे, मिसाल मलम जबा केस, आप पूरी दुनिया को पता है, खुद डीजी जो नेब वो कह चुके थे कि यहाँ पर करप्शन हुई है। आज डीजी नेब ने वो करप्शन बना क्या कहते हैं वो बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन उसकी, पूरा वो केस बंद कर दिया। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पर सिंध के अंदर भी अगर कोई पीपल्स पार्टी का बंदा हो तो उस पर केस ना चले और कोई और पार्टी से बंदा चले केस, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर दौर में उसने तो भुगता है, हमारे लीडरों को तो फांसी भी चढ़ाया, उनको भी गोली भी मारी, सारा कुछ हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोहरा मयार है समाज के अंदर, हुकूमतों के अंदर, रियासत के अंदर, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत वही रहती है। तो रियासत का जो रवैया है वो हुकूमत के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी गवर्नमेंट तो सिंध में कई सालों से, आप लोगों ने क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो करप्शन के बड़े इदारे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो वो FIA हो या नेब हो, जो बड़े बड़े इदारे हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जब नेब का चेयरमैन ये कहे कि अब हवा का रुख तब्दील हो गया है, इट मीन्स के पहले हवा का रुख किसी कहने पर किसी और तरफ था, आज हवा का रुख तब्दील हो रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज PTI की हुकूमत में, इससे पहले जो हुकूमतें थी उसमें मिसयूज हुआ होगा, लेकिन इस वक्त जिस तरह मिसयूज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, इससे बड़ा कोई इदारा पाकिस्तान में नहीं है, वो अगर कहे कि नेब जो है वो यहाँ पर मौजूदा गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट ने अपने अपोजिशन को टारगेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फिर क्या होता है, वो इदारा जिसका काम है करप्शन रोकना, वो मुतनाज़ा बन जाता है और वो किसी को भी रोकेगा तो फिर उसकी साख खराब हो जाएगी। लेकिन आपने अभी जिक्र किया रोटी कपड़ा मकान, मेरा जो सवाल था जो आपका मंशूर है, आपने उसका कहा कि डैम्स हमारे जो है मतलब फुल हैं, लेकिन कराची के आवाम की अगर हम बात करें तो उनको तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है। देखो पानी के मनसूबे यहाँ अवेलेबल हैं। अब कल देखा आपने यहाँ पर जो एक वाक़या हुआ, कल जो एक रेड किया, वाटर बोर्ड वालों ने रेड कहीं किसी जगह किया, तो वहाँ पर 6 फुट का पाइपलाइन वो जा रहा था। यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट थी कई सालों से, वो शहरी जो आबादी है उनके पास रही है, सीधा MQM के पास रही है। अब वो वाटर बोर्ड, इस वक्त जो बारिशें हो रही थी तो आपने देखा कि यहाँ पर जो नाले जहाँ से पानी गुजरता है उसमें पत्थर की बोरी डाल के हम पानी रवाना कर रहे थे, कोई और जिनका काम था नाले साफ करना, और नाले बंद करवा रहे थे। तो ये जो सियासी बुनियादों पे हम जो इदारों को तबाह करते हैं, हम शहरों को तबाह करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये तासुब नहीं होना चाहिए। शहर हम सबका है, इसमें हर पार्टी जो है ना उसका बंदा रहता है, हर पार्टी के फॉलोअर बंदे रहते हैं। तो ये जो शहरों के साथ, इदारों के साथ हम जो कर रहे हैं तासुब परस्ती सियासी बुनियादों पर, ये नहीं करनी चाहिए। इसका नतीजा, इसका जो है वो शहर भुगतते हैं, शहरों के लोग भुगतते हैं, शहरी भुगतते हैं। तो ये हमारा जो रवैया है वो एक ही जैसा होना चाहिए, जो हर पार्टी या उससे तासुब से बढ़कर हो। ठीक है जी, लेकिन सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से आप देखते हैं कि टैंकर माफिया को पानी मैसर हो जाता है, लेकिन आवाम को पानी क्यों नहीं मैसर होता है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक सिस्टम की नाअहली है। और देखें, ये टैंकर का मसला तो अब आप टोटली, ना तो आप इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, ना सूबाई गवर्नमेंट, ठीक है इन्वॉल्व है, लेकिन अलग अलग इदारे हैं। अब जैसे CBC भी एक इदारा है और वो एक आज़ाद इदारा है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए या और भी काफ़ी सारे मुख्तलिफ इदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट के इदारे। अब जैसे बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 2015 में, अब वो एक टोटल सिस्टम MQM के पास था। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट में चले जाएं प्रोविंशियल, तो वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। अगर आप ऊपर चले जाए तो ये एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है और मुख्तलिफ इदारों की नाअहली है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। असल में मसला ये है कि सिंध को फोकस ही नहीं किया जाता। अगर गुज़िश्ता सिर्फ आप पानी की मसाइल पर बात करें, या मुझे बताएं लाहौर में कभी आपको पानी का मसला सुनने में आया? कभी भी नहीं। कभी आपको पेशावर में पानी का मसला सुनने में आया? सिंध में, और कराची इज कैपिटल ऑफ सिंध, आप मुझे बताएं कराची में ही ये मसला बार बार क्यों आता है? उसके अलावा अगर आप सिर्फ पानी को आप एक तरफ रखें, पिछले गवर्नमेंट्स में आप मुझे बताएं जो मोटरवेज बने, आप कराची से हैदराबाद वाला मोटरवे देख लें, आपको पूरे दुनिया तो क्या पाकिस्तान में भी आपको कहीं ऐसा मोटरवे नजर नहीं आएगा। आप लाहौर से इस्लामाबाद वाला मोटरवे देख लें, आप पेशावर वाला मोटरवे देख लें, आप मुल्तान से सखर वाला मोटरवे देख लें, एक रोड अलग होता है, मोटरवेज अलग बनते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ज्यादती ये की गई कि उसी सुपर हाईवे को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। ये एक गलत, और ये ज्यादती किसने की? पिछली PMLN की गवर्नमेंट ने। मसला ये कि PMLN वाले कहते हैं कि सिंध में हमें वोट नहीं मिलता, अगर उनकी फेडरल गवर्नमेंट होती है तो।
और पीटीआई वाले समझते हैं कि हम वैसे ही केपीके और पंजाब के जोर पे फेडरल गवर्नमेंट बना लेंगे, प्राइम मिनिस्टरशिप हम जीत आएंगे, हमें सिंध की जरूरत नहीं है। सिंध गवर्नमेंट वाले समझते हैं हम काम ज्यादा करें या ना करें, वैसे ही सिंध के लोग हमें वोट दे देंगे। और एमक्यू वाले समझते हैं कि हमारा एक समझते थे, अब तो वो एक सिस्टम टूट चुका है कि वो समझते थे कि हमारा एक सिस्टम है, निजाम है, जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो हमें वोट करेंगे। तो हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम अवामी सोसाइटी को बेहतर होने की जरूरत है, माइंडसेट को बेहतर होने की जरूरत है। जब माइंडसेट ठीक हो जाएगा तो खुद ब खुद ये सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा मसला मैं समझता हूं पाकिस्तान का तो है, लेकिन सिंध का, खुसूसन सिंध के लोगों का, कराची के लोगों का, उमरकोट के लोगों का, हाला के लोगों का, घोटकी, और सिंध पूरा सिंध है। ये अक्सर लोगों की, शहरी लोगों की ये मेंटालिटी है कि सिंध वो समझते हैं कि डिफेंस से शुरू होता है और मलिर से खत्म हो जाता है। ये गलत सोच है। सिंध कराची से शुरू होता है, कश्मीर भी सिंध का हिस्सा है, उमरकोट भी सिंध का हिस्सा है, थरपारकर भी सिंध का हिस्सा है, मीरपुर भी सिंध का हिस्सा है, हाला मटियारी भी सिंध का हिस्सा है, नवाबशाह भी सिंध का हिस्सा है, सांगड़ भी सिंध का हिस्सा है। ये पूरा सिंध है और इस सबके मसाइल की निशानदेही करनी चाहिए। आप ठीक है पानी की, कराची के पानी की निशानदेही करें, आप ये भी निशानदेही करें कि क्या थरपारकर में सही मसाइल हो रहे हैं, उमरकोट में हो रहे हैं, हाला में हो रहे हैं। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, मैं एक प्रिसाइज एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा, सारे मसाइल की आप निशानदेही करें। शिकारपुर में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, ये ना बोलें कि कराची में टैंकर मिल रहा है नहीं मिल रहा, नाजमाबाद में क्या हो रहा है। हमें सोच को वसी करने की जरूरत है। और हम फ्रीक्वेंटली टीवी चैनल्स पे जाते हैं, हमसे यही सवाल करते हैं कराची में ये हो रहा है, नाजमाबाद में ये हो रहा है, डिफेंस में ये हो रहा है। भाई सिंध में क्या हो रहा है आप बताएं, कराची भी उसका ऐसा है, कराची की आप निशानदेही करें। कराची कैपिटल है, कराची की अपनी हैसियत है। बिल्कुल तो ठीक कह रहे करने की हैं। अच्छा जी, हम फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है बेरोजगारी की शरह फिर से बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ चुका है, तो इस पे किस तरह से सिंध गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए? देखिए सिंध गवर्नमेंट, आप मुझे बताएं, आप रेशो देखें कि कितना बढ़ गया है कोविड का रेशो। लोग सीरियस लेते नहीं है, समझते हैं। लोग तो वैक्सीन कराने के लिए भी तैयार नहीं। आप 3-4 दिन पहले की देखें, ये तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने एक बेहतर इकदाम दिया, और इकदाम भी नहीं लिया, सिर्फ बात कर दी कि हम सिम्स में ब्लॉक कर देंगे। आप देखें एक्सपो सेंटर पे आपको रश नजर आ रहा है। उससे पहले 2 महीने तक आप देखें, ये लोगों की आप हालत तो आप देखें, आप खुद ही देख लें। अब जाहिर है, आप जाके इमरान खान या मुराद अली शाह जाके तो वैक्सीन तो नहीं लगाएंगे, बाजू पे जाके इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे। ये तो लोगों का काम है ना। लोग बाज आते नहीं है, गैदरिंग्स कर रहे होते हैं। अब जो होना था डिजास्टर, वो तो ईद पे हो गया। अब तो ईद के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बारबेक्यू पार्टी से लोग बाज नहीं आ रहे, बारबेक्यू पार्टी से लोग बाज नहीं आ रहे थे, गले मिलने से लोग बाज नहीं आ रहे थे, हाथ मिलाने से लोग बाज नहीं आ रहे थे। अब कहते हैं लॉकडाउन हो गया। जाहिर है लॉकडाउन होगा तो जाहिर है बिजनेस कम्युनिटी को भी नुकसान होगा। सही बात है। और अगर प्रॉपर, अब इस्लामाबाद में लॉकडाउन नहीं हो रहा, पंजाब में लॉकडाउन नहीं हो रहा, सिंध में क्यों लॉकडाउन हो रहा है? अब इसमें कोई किसी गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है, लोगों के अपने करतूत हैं, एसओपीस में अमल नहीं करते। अच्छा, मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है कहती है कि ये सिंध गवर्नमेंट का अपना मफाद है लॉकडाउन। देखें, ये दोहरा मयार है। पहले तो मैं एक पानी का बताऊं कि जो आप कह रहे थे ना पंजाब और सिंध का फ़र्क, उसका मेजर फ़र्क ये है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड जो है सारा मीठा है, और यहाँ पर कराची में कहीं भी आप अंडरग्राउंड नल का नहीं लगा सकते, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। ये फ़र्क है कि यहाँ से हमें यहाँ दरिया सिंध से पानी लेना पड़ता है, या कींजर से, या और झील से लेना पड़ता है। ये फ़र्क है कि वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पानी आता है, उसकी वजह से उस मिकदार में नहीं आता। और किसी भी घर के अंदर आप ट्यूबवेल नहीं, आप वो हैंड पाइप नहीं लगा सकते, जो कि पंजाब के हर घर में लग सकता है। वहाँ अंडरग्राउंड जो है ना वाटर मीठा है। दूसरी बात कि लॉकडाउन का मैं बताऊँ कि जब ये पहले दफ़ा आया था तो उस वक्त एक डर था, खौफ था, इस तरह का माहौल बना हुआ था। लोग कोरोना के पेशेंट से वो इतना दूर दूर चलते थे, और वो छड़ियों से लेकर चल रहे थे, उनको पूरा कवर करके चलते थे। तो वो एक खौफ था कि लोग जिस मोहल्ले में आते थे उस मोहल्ले में लोग नहीं जाते थे। तो ये एक डर था, एक खौफ था। तो सिंध गवर्नमेंट का उस वक्त ये फैसला था कि 15 दिन के लिए पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान उसको बंद कर देते हैं, ताकि ये चीजें आगे ना बढ़े। अब ये कहां से आ रहा था? 2 चीजें थी, या तो ईरान के बॉर्डर से आ रहा था, या फिर बाहर आ रहा था चीजें बाहर से। वो दोनों चीजें जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। वो दोनों चीजें बंद नहीं हुई, और फिर आपने देखा कि ईरान से कैसे काफिले सखर पहुंच गए, और वहां से फिर हेली के थ्रू यहाँ पे मैंने कराची लाना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन करें तो उस वक्त कहते हैं कि जरूरत नहीं है। जब इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी उसके समेत तमाम जगह लॉकडाउन था, और वज़ीर आज़म कह रहा था कि मेरे बस में हो तो मैं ना करूं, लेकिन कर रहे हैं, मैं क्या करूं, लेकिन मैं इसकी हिमायत नहीं करता। भाई तुम कौन हो फिर? किस मुल्क के वज़ीर आज़म? पूरा मुल्क तुम्हारा, जिस मुल्क जो पाकिस्तान है उसमें तो पूरे इस्लामाबाद समेत लॉकडाउन है। तो अब जब हम कहते हैं
तो ये उसके अपोज बात करेंगे। और जब हम कहते हैं भाई आप डिसीजन लें, आप लीड करें, हम आपके साथ हैं, तो वो कहेंगे नहीं। इस वक्त देखो सिंध में बुरा हाल है, रोजाना 50, 40, 50 बातें हो रही हैं, और ये जो रेशो बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर हमारे पड़ोसी ममालिक ईरान, इंडिया, इस तरह की जगह खुदा ना करे अगर सूरत हाल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट वक्त की जो हुकूमत होती है, उसकी सबसे पहली तरजीह इंसान की जिंदगी होती है। बाकी जितने भी मामलात हैं, बेरोजगारी होगी, ये होगा, वो होगा, बाकी सारा कुछ सेकेंडरी, सब सेकेंडरी है। सबसे पहले इंसान की जिंदगी है, ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पहले जाहिर है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, इंसान की जिंदगी को बचाना है। अगर इंसान की जिंदगी रही तो फिर अपने बच्चों को कल पाल के वो आगे कर सके। अगर बंदा ना रहा तो घर के बच्चों को कल कौन पालेगा? तो ये जो इशू है, मुझे एक कहानी मुझे याद है कि यहाँ पर कोई शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा। नहीं, कहानी मतलब मैं एक वाकया बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई इमदाद बांटने के लिए आया था, तो एक फैमिली का बंदा चला गया, तो वो इमदाद बांटने को छोटे छोटे बैग बना के, कोई प्राइवेट इदारे थे, कोई एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, तो वहां से वो थैला लेकर आया, और साथ वो बंदा पंजाब का था, यहाँ रहता था, वो कोरोना भी साथ लेकर आया। उसके घर में जितनी बातें थे सब के सब अल्लाह को प्यारे हुए। तो ये एक बैग लेने के लिए गया, हमने कहा भाई लॉकडाउन है, आप ना जाएं, तो किसी ना किसी तरह से घर में बंदा गुजारा कर सके। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन या 8 दिन 10 दिन गुजारा नहीं कर सकते। कभी कभार इंसान अगर कहीं कमरे में बंद हो जाए तो पानी पी के भी 8 दिन मजबूरी है, तो फिर क्या करेगा? वो पॉजिटिव हो जाए तो 14 दिन वैसे ही आपको बंद करना पड़ेगा। उससे बेहतर है आप 8 दिन घर में सब्र करें। तो वो किसी ने कहा ना कि वो जो आप जो लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, क्या उसको बोलते हो, तो वो उससे अच्छा है कि आप मास्क लगाएं। तो आप वेंटिलेटर पे चले जाएं, वेंटिलेटर जो मुंह पे मास्क जैसा ही होता है ना लगाते हैं, तो वो लोगों ने वो सोशल मीडिया बड़ा अच्छा लिखा था कि कल आप वेंट पे चले जाएं और वो लग जाए ऑक्सीजन वाला, उससे बेहतर है कि आप मास्क लगा के चलें। तो एहतियात सबसे पहले करें, बाकी सारी चीजें बाद में। इंसान की जिंदगी महफूज रहेगी तो फिर कल कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखें, मैं समझता हूँ कि कोविड काफ़ी सीवियर हो गया है और लोगों को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने बात की कि वेंटिलेटर से मास्क बेहतर है और हॉस्पिटल से आइसोलेशन बेहतर है, तो एहतियात करें और अपने खुद के लिए ना सही, अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए एहतियात करें, और ताकि हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकें। ठीक है जी, वीर साहब आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये हम क्यों इसके इंतज़ार में रहते हैं कि कोई लाठी लेकर आए और हमें रेवड़ और गाय बकरियों की तरह लेकर आगे चलें। हम जो जागे हुए शहरी होते हैं, जो जिम्मेदार शहरी होते हैं, जब एक ऐलान हो गया कि भाई 8 दिन आपने घर तक महदूद रहना है, तो वो गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के सदके आप इसको जो गवर्नमेंट के फैसले हैं उसको फॉलो करें, ताकि ये जो पिछले 3 सालों से हम जो भुगत रहे हैं, 2.5 सालों से, उससे हम बाहर निकल सकें और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। और इसका लॉस जो है पूरे समाज पे होता है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो सारे जो हमारे डेवलपमेंट के खर्चे हैं, इधर उधर के खर्चे हैं, गवर्नमेंट ने जो कुछ चीज़ें करनी होती हैं, वो सारे फिर कोविड पे लगाने पड़ते हैं। तो जाहिर है उस पर समाज पे नुकसान होता है, रियासत को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है, उसकी वजह से लोग भुगतते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीर साहब, आपका मैं मखदूम साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद कर मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, और इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से को इजाज़त, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।